Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamualaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर्स. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस. हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रेसिडेंट, रेशियो डिसेंडेंडी, ऑबिटर डिक्टा. ये तीन टर्म है. पहले तो मैं इन तीन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को थॉरली आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें. क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो बहुत से जो फर्दर अपलोड होने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन से आप रह जाएंगे और उनको आप वॉच नहीं कर पाएंगे टाइमली. तो लिहाजा बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी फर्दर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे. मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने सोशल नेटवर्क्स के लिंक भी दे दूंगा, उनको भी आप फॉलो कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे. क्योंकि हम बहुत जल्द फेसबुक के ऊपर एक लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए मेरे जो फेसबुक पेज है उसको ज़रूर लाइक और फॉलो करें. सेकेंडली मैं अपनी फीस बताता चलूँ. मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है. फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं. सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है. थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे. जब कभी किसी स्टूडेंट का, किसी दोस्त का, आप लोग मेरी फैमिली हो, उनमें से किसी का जब मुझे मैसेज आता है कि सर हम आपकी फ़ीस को फुलफिल कर रहे हैं, आपकी फ़ीस को पे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है. तो मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी स्टूडेंट की मुझे कॉल आती है. स्पेशली पिछले कुछ दिनों से मुझे स्टिल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम आपकी फ़ीस, हमने आपके 3 लेक्चर्स की फ़ीस पे की है, 4 लेक्चर्स की है, किसी ने बोला 10 लेक्चर्स की है. तो यू कांट बिलीव, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मुझे इस चीज़ की कितनी खुशी होती है, कितनी मुझे मोटिवेशन मिलती है. क्योंकि आपकी ये फ़ीस पे करना ना सिर्फ मुझे सपोर्ट फराहम करता है, मुझे मोटिवेट करता है, बल्कि माशरे के अंदर भी एक वैल्यूएबल सोच को एग्जिस्ट करवाता है, एक सोच को जनरेट करवाता है. तो मेरी फ़ीस ना सिर्फ ये मेरी फ़ीस है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी बहुत कारआमद है. आप चूँकि मैंने इस फ़ीस से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ हासिल किया है, और ये एक मुसलमान का एक गुड विल पर्सन की ये शान शान नहीं है कि वो जिस चीज़ से खुद फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़ीद हो, उसको लोगों में, उस चीज़ को लोगों के साथ शेयर ना करें. तो आपके साथ इसको शेयर करने का बेसिक मकसद यही है कि मेरी ये 3 जो स्टेप हैं, मैं कभी ज़िंदगी रही तो मैं इन 3 स्टेप के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर बनाऊंगा कि इन 3 स्टेप्स का फ़ायदा क्या है, क्या इससे हासिल होता है, क्या मिलता है, और क्यों मैं बार बार अपनी फ़ीस के ऊपर जोर देता हूँ कि आप इसको पे ज़रूर किया करें. तो ये चीज़ मेरी मोटिवेशन भी है, आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और माशरे के अंदर भी इस्तेहकाम लाने के लिए. क्योंकि मैं एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, कोई भी शख्स वन एंड ऑल नहीं होता. जितनी भी मैं डोनेशन करूं, जितनी भी मैं लोगों की हेल्प करूं, जितनी भी मैं मदद करूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. ये चीज़ मैंने एक दिन रियलाइज़ कर ली थी. उस दिन मैंने एक चीज़ ये सोची कि कम से कम मैं वो तो कर सकता हूं जो मेरे पास है, उसके इवज़, उसके ज़रिए मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं, लोगों को इनकरेज कर सकता हूं, लोगों को, मैं हर किसी की जेब से पैसे तो नहीं निकाल सकता, और ना ही अपनी जेब से निकाल कर दूंगा तो लोगों को जो है वो उनकी मदद होगी, उनके लिए आसानी पैदा होगी. लेकिन मैं इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो. मैं लाहौर में बैठा हूँ, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, 2-4 लोगों को मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता. अपनी इस्तात के मुताबिक जितनी हो सकेगी मैं कर लूँगा. लेकिन जब उस वक़्त मैंने ये इनिशिएट लिया इस लेक्चर का, इन लेक्चर्स का, इन सीरीज़ का, ताकि मेरे पास जो चीज़ है मैं उससे लोगों को फ़ायदा दे सकूँ और उसके इवज़ लोगों से एक छोटी सी डिमांड कर सकूँ. मैंने अपनी फ़ीस 1000, 1000, 500 में नहीं रखी. मैंने लोगों की हेल्प के लिए आपको ये नहीं बोला कि किसी को हज उम्रे करवाएं, इतनी बड़ी डिमांड नहीं रखी, छोटी सी डिमांड रखी है. 10 रुपये देते हुए कोई बर्डन नहीं पड़ता पॉकेट के ऊपर, जेब के ऊपर, कोई ज़्यादा नहीं है. 2 लोगों की हेल्प के लिए भी मैंने ये नहीं बोला कि हज उम्रे करवाएं, मुस्कुरा कर मिल ले, ये भी हेल्प के लिए काफ़ी है. किसी को सलाम कर दें, ये भी हेल्प के लिए काफ़ी है. हज़ारों दुख होते हैं लोगों के दिलों में, गमगीन होते हैं, गमज़दा होते हैं, लोगों के दुख कम हो जाते हैं, उनके लिए आसानियाँ बढ़ जाती हैं, उनको खुशी का लम्हा मैसर आ जाता है. किसी से 2-4 मिनट बात कर ली, अपने दिल का बोझ हल्का हो जाता है. तो इस तरीके से लोगों की हेल्प कर दें. आज सर्दी कुछ ज़्यादा है तो इसलिए साथ साथ चाय पी रहा हूँ, अपने आप को वार्म अप कर रहा हूँ ताकि लेक्चर बेहतर डिलीवर कर सकूँ. शुरू करते हैं लेक्चर. प्रेसिडेंट, ऑबिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसेंडेंटी. ये 3 बेसिकली लातीनी टर्म्स हैं. प्रेसिडेंट,
रेशियो डिसेंडेंडी और ओबेटर डिक्टा। मैंने अपने नोट्स के अंदर इन तीनों टर्म को एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से बिला वास्ता या बिल वास्ता ये जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैंने इनका क्वेश्चन भी एक बनाया। तो इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन तीनों टर्म्स को मिलाकर मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे तो वो भी बेहतर होगा। सबसे पहले रेशियो डिसेंडेंडी और ओबेटर डिक्टा को एक्सप्लेन करता चलो, बहुत ही मोस्ट रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट टर्म है। रेशियो डिसेंडेंडी जैसे कि डिसिडेंडी या रेशियो डिसिडेंडी एक लातीनी टर्म है जिसका मतलब है किसी ऐसे फैक्ट एंड इशू को, सब्जेक्ट मैटर को, किसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन को, किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो कोर्ट के पास आए। डजेंट मैटर वो इससे पहले थी या नहीं थी। एक केस कोर्ट के पास आया, कोर्ट ने देखा कि इस केस के अंदर वाकई ही नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म ज़्यादती हुई है, एक पार्टी के राइट की वायलेशन हुई है। इस केस को फर्दर सुना जाएगा। ऐसा केस जिसके अंदर जान हो उसको कोर्ट सुनने की परमिशन दे, अलाउड करे। उस केस को जब कोर्ट फर्दर सुनेगी, उसको डिसाइड करेगी, उसके ऊपर एविडेंस आएंगी, एग्जामिनेशन होंगे, चीफ एग्जामिनेशन होंगे, पूरा एक प्रोसीडिंग होगा। उसके बाद जब कोर्ट उसको कंप्रीहेंसिवली डिटरमाइन करके अपनी जजमेंट अनाउंस करेगी। जजमेंट क्या होती है? सीपीसी के लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर मैं डिटेल लेक्चर बना दूंगा, डिटेल लेक्चर अपलोड करूंगा कि जहां पर राइट, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज कंप्रीहेंसिवली डिटरमाइन कर दिए जाएं, कंप्रीहेंसिवली डिटरमाइन कर दिए जाए कि आपका ये राइट है, आपकी ये ड्यूटी है, आप दोनों की लाइबिलिटीज हैं, आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। तो ऑर्डर जो होता है ये समथिंग डिफरेंट। तो जब एक केस के अंदर कोर्ट कंप्रीहेंसिवली अपनी एक जजमेंट अनाउंस करती है, राइट, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज को इन्फोर्स करवाती है उन पार्टीज के ऊपर जो कोर्ट में केस लेकर आती है, तो दैट इज कॉल्ड जजमेंट। अब जब केस को फुली एंड फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है, फुली एंड फाइनली, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई पेचीदगी बाकी ना रहे, अदालत उस केस को, उस फैसले को अकॉर्डिंग एविडेंस, अकॉर्डिंग विटनेस, लॉ को मद्देनजर रखते हुए जब डिसाइड करती है, तो उसको लातीनी टर्म के अंदर रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं। अब आते हैं ओबेटर डिक्टा के ऊपर। ओबेटर डिक्टा क्या है? ओबेटर डिक्टा जब एक केस अदालत के पास आया, उस दौरान बाय द वे जो कोर्ट के रिमार्क्स होते हैं, यानी कि इतने अब जो रेशियो डिसेंडेंडी होती है या रेशियो डिसिडेंडी होती है, ये आने वाले लोगों के ऊपर, आने वाले अदालती फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती है, इसको फॉलो किया जाता है, ये इन्फोर्स होती है एज इट इज, जैसे कि एक लॉ इन्फोर्स होता है। ओबेटर डिक्टा की जो अहमियत है वो इसकी निस्बत कम है। ये कोर्ट के रिमार्क्स होते हैं, ये जज के रिमार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक नवाज शरीफ साहब का केस था, उसके अंदर कोर्ट ने अपनी एक स्टोरी, अपनी जब जजमेंट लिखी उसके अंदर रिमार्क्स दिए कि गॉड फादर कोई भी शख्स इलीगल काम किए बगैर बहुत जल्दी तरक्की नहीं की। तो इस तरह के कोर्ट के कुछ रिमार्क्स थे, कुछ उसके जुमले थे। या ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट पूछती है कि हाँ भी आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे, उस वक्त आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या किस काम से गए थे, क्या करने गए थे, क्या लेने गए थे, क्या देने गए थे। तो इस तरह के जो बाय द वे रिमार्क्स होते हैं कोर्ट के, या कोर्ट अपने रिमार्क्स देती है कि ये बंदा तो शक्ल से ही जो है वो मुजरम लग रहा है, इस तरह से कुछ जजी साहबान रिमार्क्स दे देते हैं। या कोर्ट कहते हैं कि इस शख्स का तो जो बैकग्राउंड है, या इस शख्स का जो पास्ट है, या इसका जो माजी है और किसी के अंदर मतलूब है, तो ये तो शख्स मशकूक है। तो इट डज नॉट मीन कि कोर्ट ने अगर उसको मशकूक बोला है तो वो उस केस के अंदर भी सजा पाएगा, उस केस के अंदर भी उसके खिलाफ फैसला होगा। तो जज के ऐसे रिमार्क्स, कोर्ट के ऐसे रिमार्क्स जो ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग केस प्रोसीडिंग दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओबेटर डिक्टा। यानी कि ड्यूरिंग ट्रायल जज कोई भी रिमार्क्स पास करे, कोई भी बात करे, कोई भी जुमला बोले, कोई भी अल्फाज बोले, वो कानून नहीं होते, लेकिन कानून को इंटरप्रेट करने के लिए, इन फ्यूचर कानून की सेंस को डेवलप करने के लिए उनका काफ़ी रोल होता है, उनकी काफ़ी अहमियत होती है। बट वो एज इट इज़ लॉ की तरह, जैसे कि रेशियो डिसिडेंडी जो है वो इन्फोर्स होती है, वो इस तरह से इन्फोर्स नहीं होते। बट इन फ्यूचर, इन फर्दर्स उनके हवाले जात दिए जाते हैं कि फ़लाँ केस में जज साहब ने फ़लाँ बोला, बट उनकी जो अहमियत है, उनकी जो वैलिडिटी है, वो इन्फोर्सिबिलिटी वाली नहीं होती, वो इन्फोर्स नहीं होते। हवाले की हद तक, कहावत की हद तक, मुहावरे की हद तक उनकी अहमियत और वैलिडिटी होती है। तो ऐसे अल्फाज जो बाय द वे कोर्ट बोलती है ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग केस या प्रोसीडिंग ऑफ केस, दैट इज कॉल्ड ओबेटर डिक्टा। अब आते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट क्या है? हर वो केस जो इससे पहले लॉ के अंदर, हर वो मामला, हर वो केस जो जो अपनी एग्जिस्टेंसी से पहले लॉ में मौजूद ना हो और कोर्ट में आए, और कोर्ट उसको ऑब्जर्व करे कि हाँ यार, हाँ भाई ये केस तो वर्ती है, ये केस तो सुनने लायक है, इस केस के अंदर तो राइट की वायलेशंस हुई हैं, जुल्म ज्यादती हुई है,
लेकिन ये कोई लॉ मेंशन नहीं है इस केस से रेलिवेंट, कोई मुतलका लॉ नहीं है जिससे इस केस का फैसला किया जाए। तो ऐसा केस जो इनिशियली स्टेज के ऊपर कोर्ट के पास आया और इससे पहले ना तो कोई ऐसा केस आया और ना ही कोई ऐसा कानून बना हो, तो जब कोर्ट अपना लीगल माइंड अप्लाई करके एविडेंस और विटनेस को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस और इन्वायरमेंट को देखते हुए, इन्वायरमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर अगर कोर्ट फैसला दे दे प्रेसिडेंट की सूरत में, तो फिर वो आने वाले बहुत से केसेस को भी डिस्टर्ब करते हैं। आने वाले बहुत से केसेस और जो प्रोसीडिंग के अंदर चल रहे होते हैं उसके अलावा कोई और केसेस, उनके लिए भी वो डिस्टर्बेंस का बायस बनते हैं। तो इसलिए कोर्ट को इन्वायरमेंट का देखना, इन्वायरमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का देखना, अपनी जो लीगल माइंड है उसको अप्लाई करते हुए, एविडेंस और विटनेस को देखते हुए कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला सुनाती है, जो कि इससे पहले लॉ में मौजूद नहीं होता, जो इससे पहले कोई ऐसा लॉ नहीं होता जिससे उस लॉ के थ्रू, उस लॉ के जरिए उससे मदद ली जा सके या उसके जरिए उसको रेडिसल करवाई जा सके। तो जब किसी केस को असर नो एक नए सिरे से कोर्ट उसकी जजमेंट अनाउंस करती है, उसको डिसाइड करती है, जो इससे पहले ना तो लॉ में मेंशन हो, ना ही कोई ऐसा केस किसी अदालत में आया हो, तो डेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जनरली सुप्रीम कोर्ट सेट करती है, बट इसको हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के पास भी कुछ केसेस के अंदर इख्तियार है प्रेसिडेंट को सेट करने का। तो ये तो था प्रेसिडेंट, रेशियो डिसिडेंडी और ओबेटर डिक्टा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं थॉरली। डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन अ लीगल सिस्टम, प्रेसिडेंट इज जुडिशियल डिसीजन विच एस्टैब्लिश अ लीगल रूल फॉर सब्सिक्वेंट सिमिलर केसेस। एक ऐसा जुडिशियल डिसीजन जो किसी नए फैक्ट के ऊपर एक नया रूल इस्टेब्लिश करता है, एक नया रूल कायम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। लिटरल मीनिंग एंड लीगल मीनिंग ऑफ रेशियो डिसिडेंडी। Literally, ratio decidendi is a Latin phrase which means to reason of deciding. Legally, ratio decidendi is a reason on belief of judge decide the case. It is describe the legal principle of the case. ये किसी भी केस के लीगल प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करता है और जज उस केस को डिसाइड करता है जो इससे पहले या तो लॉ मौजूद ना हो या ऐसा कोई केस आया ना हो। इफेक्ट ऑफ रेशियो डिसिडेंडी, basically under the doctrine of ratio decidendi, the decision of higher court bound the lower court within the same similar case. Ratio decidendi has force of law behind practice so and so. जो भी सुपीरियर कोर्ट ने किसी केस को डिसाइड किया है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, तो जो लोअर कोर्ट्स होंगी उनके ऊपर ये बाउंड होगा कि उस फैसले को ऐसे ही तस्लीम करें, ऐसे ही कंसिडर करें, ऐसे ही माने जैसे कि ये एक लॉ है। मस्ट रेलिवेंट टू द केस, इसका केस के साथ रेलिवेंट होना जरूरी है। मतलब जो केस लोअर कोर्ट के पास आया है, एक प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद एक रेशियो डिसिडेंडी आ गई, एक फैसला आ गया, जजमेंट आ गई, तो जो उससे मिलता जुलता केस होगा, उस जैसा केस होगा। ये नहीं कि हर केस के ऊपर ही, हर तरह के केस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, नो, सिमिलर, मिलता जुलता या उस जैसा केस जो भी होगा उसके साथ ये इसको माना जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा, बाउंड होगा उसके ऊपर, इसको तस्लीम किया जाएगा। डिटरमाइनिंग रेशियो डिसिडेंडी, इसके रूल्स कौन से हैं? फर्स्ट, केस डिसाइडेड जनरली, जो केस है वो जनरली डिसाइड किया गया हो। एज बिटवीन पार्टीज के दरमियान केस हो। एज अगेंस्ट पर्सन नॉट पार्टीज टू सूट, अगेंस्ट पर्सन किसी भी शख्स के खिलाफ जिनका को आपस में डिस्प्यूट हुआ है, झगड़ा, उनके खिलाफ इसको डिसाइड किया गया हो। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रेशियो डिसिडेंडी, डिफरेंट जूरीज हैज प्रेजेंट मेथड ऑफ रेशियो डिसिडेंडी विच इज अंडर रूल। रिवर्सल टेस्ट, गुड हर्ट थ्योरीज, रिवर्सल टेस्ट, गुड हर्ट थ्योरीज, ये डिफरेंट जूरीज ने इसके ऊपर अपनी दी है। लिटरल एंड लीगल मीनिंग ऑफ ओबेटर डिक्टा, इस क्वेश्चन के अंदर literal and word obeter dicta is Latin word which mean things said by the way as normal way के अंदर, जनरल वे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कहना, कुछ ऐसे अल्फाज बोलना, ऐसे रिमार्क्स बोलना, by the court, from the court की तरफ से, जज की तरफ से, according to good heart में अच्छी नीयत के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ बोले गए अल्फाज हों। force of persuasive तहरीक, force of persuasive, the obeter dicta has persuasive force itself. In the course of his judgment, the judge may select various observations relevant to the issue before him. They can take advantage from such observation, but they are not bound to follow them. वो ऐसी बहुत सी ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत से रिमार्क्स कहता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि उनको बाद में फॉलो भी किया जाए। एडवांटेज ऑफ ओबेटर डिक्टा, इसके एडवांटेज क्या क्या है? ओबेटर डिक्टा हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लॉ, ये लॉ को ग्रोथ करने के लिए, प्रिंसिपल को सेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, मुहावरन तौर पर, कहावतन या अल्फाज, इस तरह के रिमार्क्स जो बोले जाते हैं, जो इन फर्दर आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको लीड किया जाता है, उनसे मुस्तफ़ीद हुआ जाता है। सम टाइम इट्स हेल्प इन रिफॉर्मेशन ऑफ लॉ, बाज़ ये लॉ की रिफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब नए लॉज बनते हैं तो फिर ओबेटर डिक्टा, जो जज के या कोर्ट के अल्फाज होते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है कि फ़लाँ केस में जैसा ने ये अल्फाज बोले थे, तो इससे मिलता जुलता कोई केस या कोई कानून बनता है या बनाया जा सकता है, या
कानून बनाते हुए उन अल्फाजों को मद्देनज़र रखा जाता है जिससे नए लॉ सामने आते हैं, डेवलप होते हैं। काइंड्स ऑफ डिक्टा, दो तरह की इसकी काइंड्स है, कैजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, कैजुअल जर्नल सेंस के अंदर बोले गए, और इंटेंशनली एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, डेलिबरेटली या इंटेंशनली एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कैजुअल जो है नॉर्मल वे के अंदर आप कहाँ थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, कैसे आए, किस टाइम आए, तो इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन या इस तरह के जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो जज साहब या कोर्ट की तरफ से पूछे जाते हैं। इंटेंशनली समझ के साथ, डेलिबरेटली एक कंप्रीहेंसिव वे के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाना जो रेलिवेंट हो केस से, एविडेंस से, विटनेस से, कोर्ट की तरफ से, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए इन नॉर्मल वे। जो डेलिबरेटली इंटेंशनली कोर्ट पूछती है उस केस से कंसर्न, उस एविडेंस से, उस विटनेस से कंसर्न जो पार्टीज हैं उनसे, या जो गवाहान आते हैं, या जो गवाहान या विटनेस आते हैं, या जो एविडेंस आती हैं, एविडेंस को प्रूफ करने के लिए जो लोग एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट पर्सन आते हैं, उनसे कोर्ट इस तरह की इंटेंशनली क्वेश्चंस पूछती है। तो दैट इज कॉल्ड ओबेटर डिक्टा इन डेलिबरेटली वे या एक्सप्रेशन इंटेंशनली वे। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई सीरीज में नए लेक्चर्स के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।